हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको क्लास 9 कमर्शियल स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों कॉमर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि जस्ट राइट द करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट कीवर्ड। ठीक है, आपको कीवर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है जो कि आपके बुक में दिया हो या आपने कहीं से भी पढ़ा हो। आपको कीवर्ड बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं बच्चों के वो ओनली एंड ओनली कीवर्ड्स पे करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स का ध्यान रखें। मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस पैरा में या इस जो ये टॉपिक है इसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो इसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में दिया गया है दैट ह्यूमन लाइफ इज़ बिल्ट अराउंड वर्क। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बिजी इन सम एक्टिविटी और अनदर थ्रू आउट द डे। यस फ्रेंड, दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, ह्यूमन लाइफ जो हैं, वो बेसिकली किससे डील करती हैं, किस में डील करती हैं। हम लोग को हर टाइम हम लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये है इसका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ बिल्ड अराउंड वर्क। ठीक है, हर ह्यूमन अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई काम करता रहता है। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। एवरी पर्सन गेट्स अप फ्रॉम बेड इन मॉर्निंग, ब्रशेस हिज और हर टीथ। तो ये सब तो नॉर्मल एग्जाम्पल है और ये आप सबको पता है। और इन्हीं सब एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब नीचे आते हैं। जो मेन चीज़ है वो है मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग। हाँ दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग्स। दैट ऑल एक्टिविटीज़ विच वी अंडरटेक, विच वी डू, दैट everything which we are doing now also are human activities. And why do we undertake those activities? To satisfy human wants. Yes, कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारा एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हम लोग एक अचीव करने के लिए करते हैं। कि जैसे कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई पर्सनल एजेंडा होता है। तो दैट्स द बेसिक पॉइंट। वही है कि हम लोग को कोई ना कोई अपना काम सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अंदर के कुछ डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। उन्हीं को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको कीवर्ड्स बता दूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारा एक कीवर्ड है, कीवर्ड बन सकता है और इस पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो यहाँ पे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स ये जो है ये हमारा एक कीवर्ड है। इसको आपको कभी भी किसी भी आंसर में, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे 9th का हो, 11th का हो, किसी कंपटीशन का हो, आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, These activities continue throughout the life because wants are unending, unlimited and recurring. तो unending का मतलब दोस्तों जो which never ends, unending का मतलब होता है which never ends। तो ये फैक्ट है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कभी भी एंड नहीं होती। अनलिमिटेड वही मतलब है इसका कि इनमें इसकी कोई लिमिट नहीं होती, चलती जाती हैं। एक एक्टिविटी पूरी करो वो दूसरे पे चली जाती है, ह्यूमन विल दूसरे पे चला जाता है, तो वो एक्टिविटीज़ हमेशा जाती रहती है। और रिकरिंग जो बार बार इसकी नीड पड़ती रहती है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल दिया कि हम लोग ब्रश करते हैं तो उसकी नीड हम लोग को बार बार पड़ती रहती है। तो वही चीज़ से बता रहा है कि रिकरिंग। तो ये तीनों जो हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं। दीज आर योर कीवर्ड्स। और आपको इनको याद रखना है कि जब भी आपको ये लिखना है ये आंसर की मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो पहले तो ऊपर जो मैंने बताया था, अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग्स, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड आर अनएंडिंग, अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। ओके,
उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक वर्किंग इन ऑफिस और वर्किंग इन ए फैक्ट्री, शॉप, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक प्रेइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सब होते हैं। अब उसको भी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो मैं आगे आके आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बीइंग। यस, ये तो बेसिक सा एक पॉइंट बनता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ओनली अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग्स। अगर कोई एनिमल, कोई जानवर अगर वो एक्टिविटीज़ कर रहा है तो दोज आर नॉट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन जो कि ह्यूमन में आते हैं, तो ये एक बेसिक सा पॉइंट बनता है, ये आप लोग लिख सकते हैं। दोज इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स, तो दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स जो है यहाँ पे एक कीवर्ड है। अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोज इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स, ये आपका एक और कीवर्ड बनता है यहाँ पर। ओके, तो ये आप ना भूलें कभी भी। कीवर्ड्स मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप मार्क करते जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बस आपको एग्ज़ाम टाइम में अगर आप वो कीवर्ड्स मार्क रहेंगे आपके, तो आपको बस वो कीवर्ड्स पढ़ने होंगे। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। जैसा कि ऊपर बताया था, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। ठीक है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड का मतलब तो आपको पता ही है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे विल्स होते हैं, डिज़ायर होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, एक्टिविटीज़ अंडरटेक करते हैं। और दीज एक्टिविटीज़ आर अनलिमिटेड। इनका कोई देखिए लिमिट नहीं होता कि किसी भी एक्टिविटी में। जैसे आप अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास नर्सरी से आप पढ़ ही रहे हैं, तो नर्सरी से फिर आप 5th में पहुँचे, फिर आप 9th में गए, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जब तक चाहे तब तक आप अपने स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो क्या ह्यूमन एक्टिविटी की कोई लिमिट नहीं है। ये एग्जाम्पल है, नॉर्मल एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जैसे कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, वो जब तक उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है तब तक एग्जिस्ट करती रहती है, वो कभी भी एंड नहीं होती। जैसे अनएंडिंग यहाँ पे वो कीवर्ड था, इसी तरह यहाँ पे कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ओके, अब फोर्थ पे आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव वेरी वाइड रेंज। ये एक नया पॉइंट मिल गया हमें, बाकी के ऊपर के 3 पॉइंट तो मिलते जुलते थे, लेकिन ये जो पॉइंट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव वेरी वाइड रेंज, इनके रेंज जो होता है बहुत वाइड होता है। अब एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाते हैं। जैसे आप कोई भी एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं, आप जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बार आप उसे अगर आप अंडरटेक करते हैं तो वो वाइड रेंज पे चलता जाता है, वो चलता ही चला जाता है। वाइड रेंज से यहाँ का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई भी एक एक्टिविटी तो आप कोई अंडरटेक नहीं करते, हर की कोई ना कोई एक्टिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती है। तो अगर जैसे आप एक एक्टिविटी आप कोई अंडरटेक करते हैं तो वो हमेशा दूसरे एक्टिविटी को बर्थ देती है, जिससे उसका रेंज जो होता है ब्रॉड एंड ब्रॉड एंड ब्रॉड होता चला जाता है। ठीक है, अब 5th पे आते हैं, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर बोथ परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। यस, यहीं पे हम लोग को पता चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। फॉर अर्निंग मनी, जो कि बन जाता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके फ्रेंड्स, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हमारा बन जाता है नॉन इकोनॉमिक। ओके, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक से आप जैसे इकोनॉमिक वर्ड से ही आपको लग रहा है जो कि इनकम और अर्निंग मनी से रिलेटेड हो, ठीक है, वेल्थ एक्विजिशन से रिलेटेड हो।
और पर्सनल सेटिस्फैक्शन वो है जैसे कि प्रेइंग, प्लेइंग हमने ऊपर कहा था, ये सब पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। जैसे कि आप रोज़ डेली रूटीन के काम करते हैं बहुत से, जिससे आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, हालांकि उससे कोई आपके वेल्थ या आपकी कोई मनी एक्वायर नहीं होती है, लेकिन वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप अंडरटेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। तो हाँ फ्रेंड्स, ऊपर नीचे जाने से पहले हम लोग ये बता दें कि जी जब भी आपको ये मिले ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीनिंग 2 मार्क्स के लिए, तो आप यहाँ तक लिख के रिकरिंग तक आप लिख सकते हैं और उसके बाद कोई एक एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल आप इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का दोनों दे दीजिएगा, तो आपको 2 मार्क्स का ये आपका पूरा आंसर हो सकता है। लेकिन जब 5 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हम लोग तो ये भी कहते हैं कि जब भी 2 मार्क्स का आए तो 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग का आंसर का जो स्कोप है वो और वाइड हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ में वाइड रेंज को यहीं पे हम लोग ने यूज़ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जैसा हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, दैट आर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, दोनों सेम है। तो economic activities are those activities which are undertaken for earning money, acquiring wealth. yes, जैसा कि हम लोगों ने बताया था। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? अर्निंग मनी, एक्वायरिंग वेल्थ। तो ये बहुत इजी है और ईजिली आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ जो है वो मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ठीक है, और these activities result in the production of economic goods and services. तो ये तो जब अर्न मनी और एक्वायर वेल्थ आप कैसे करेंगे जब तक प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ना हो। तो ये तो एक इसका समझ लीजिए कॉन्वर्स पॉइंट है कि जब तक आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन और किसी भी चीज़ को सेल, प्रोडक्शन और उसका एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आप मनी कैसे अर्न करेंगे और वेल्थ कैसे एक्वायर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट फ्रेंड्स। बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस वो तीनों चीज़ें परफॉर्म करता है जो मैंने अभी आपको बताई, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। ये तीनों चीज़ें बिजनेस परफॉर्म करता है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दूसरी भी होती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशन, एक जैसे किसी कंपनी में आप जैसे एम्प्लॉय हैं तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आपका जो पर्पज़ है वो सैलरी अर्न करना है, कोई रेम्यूनरेशन अर्न करना है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो किसी प्रोफेशन में होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी जो हैं ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल की तरह इनको लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। ये ऊपर आप लिख सकते हैं इसे और इन्हें। ठीक है, और
अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होते हैं विच आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंट्स, हमारे पर्सनल इमोशन, कोई रिलीजियस आउटकम हो हमारे अंदर, कोई पॉलिटिकल अप्रोच हो, या हम लोग का कोई हमारे अंदर का कोई लव हो किसी के लिए, तो वो डिज़ायर हो, वो सब हमारे जो होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंट्स, इमोशन सच एज लव ऑफ फैमिली, डिज़ायर टू हेल्प पुअर, ओके, और अंडरटेकन नॉट फॉर मॉनेटरी गेन। ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स तो यूं ही मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इसी वे डिफरेंस, आपने मेन डिफरेंस बता दिया कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। ये आपने मेन इस पॉइंट में ही बता दिया कि एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन, ओके। उसके बाद फिर यही इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है थोड़ा सा, जो कि ऊपर था वही है, related to those human activities which are undertaken to earn a living, that is earning money or acquiring wealth, okay। अब मेन ऑब्जेक्टिव इनका जो मैंने बताया था, अर्न इनकम, क्रिएट वेल्थ, और अल्टीमेटली याद रखिएगा ऊपर बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो होती है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए ही अंडरटेकन होती है। ठीक है, उनको भी अंडरटेक किया जाता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर टीचर्स इन ए स्कूल, कॉलेज, और डॉक्टर अटेंड्स टू अ पेशेंट इन इस क्लिनिक एंड शॉपकीपर सेल्स गुड्स। तो ये सब जो हैं ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, और ये सब किस में रिजल्ट करती है, अर्निंग इन मनी और एक्वायरिंग वेल्थ। और उस वेल्थ और मनी से आप क्या करेंगे, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटी का पर्पस और गोल एक ही है, बस वो जो डिवाइड हो जा रहा है 2 वेज में, लाइक इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और दोनों अल्टीमेटली किस में रिजल्ट करते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ओके फ्रेंड्स। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो 3 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि होती हैं बिजनेस, आपका प्रोफेशन, और एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और आपको एटलीस्ट 5 फीचर्स तो आपको याद ही होने चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होने चाहिए आपके कीवर्ड्स के साथ, क्योंकि ये 5 मार्क्स में बहुत बार आता है, और यही जो होती है बेसिक्स होती हैं आपकी, और यही काम आएंगी आगे। तो इकोनॉमिक मोटिव, ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उनका एक इकोनॉमिक मोटिव ही होता है, उनको अंडरटेकन इसीलिए की जाती है टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ। ठीक है, और मेन मोटिव जो होती है टू मेक एन इकोनॉमिक गेन। यहाँ पे ये देखिए, ये वर्ड आपको नया मिल गया, बाकी तो पहले जैसा सेम मिल रहा है, अर्न मनी और एक्वायर वेल्थ, लेकिन इनका जो मेन एम होता है वो यहाँ पे भी एक और चीज़, नई चीज़ बताई गई है, इकोनॉमिक गेन। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स, ये वही चीज़ है जो आपको पहले बताई गई थी, तो ये आपको एग्जैक्ट वैसे ही याद करना है, बहुत इजी है, जैसे आपने उसमें याद किया था इसमें भी आप याद कर सकते हैं। और अब इसमें कुछ नए पॉइंट हैं, जैसे प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है उनका बेसिक एम जो होता है अर्निंग मनी, एक्वायरिंग वेल्थ, और ऊपर बताया था ये तीनों आप कैसे, ये जो होते हैं गोल आप कैसे अचीव कर सकते हैं, फॉर बाय प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिजल्ट करती हैं, वो अपने अंदर इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? फॉर मनी। और उससे क्या होगा? उससे आपके जो सेट वांट्स होंगे वो डिज़ायर होंगे उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, डिज़ायर को जो है सेटिस्फाई करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल यूज़, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। तो जब आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो यूज़ होंगे। ठीक है, तो क्या यूज़ हो सकते हैं? लैंड, बिजनेस में लैंड यूज़ होता है। लेबर यूज़ होता है, लेबर मतलब होता है मैन पावर। तो और कैपिटल, ठीक है, कैपिटल जो ओनर्स इक्विटी होती है। तो जो ओनर, जो प्रोप्राइटर जो होता है, जो कैश लेकर आता है बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं। ओनर्स इक्विटी। फिर रैशनल यूज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। वही चीज़ जो ऊपर बताई थी, बस इसमें ऊपर जो बताया था वो था दे मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट हेयर दे रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। यहाँ पे ये बताया गया कि हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग को ये बताया गया है कि कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग को प्रॉपर एलोकेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये कीवर्ड है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। ओके, these activities involve optimum utilization of land, labor, capital and other factors of production। जनरल सी बात है दोस्तों, अगर कोई भी एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज होता है, तो उसमें आपके रिसोर्सेज यूज़ होंगे। अगर रिसोर्सेज यूज़ करना है, आपको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करना है, आपको क्रिएशन ऑफ वेल्थ करना है, तो आपको रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। और अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसका यहाँ पे ये जो मीनिंग है कि ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी होती है उसका वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर मेड। तो बिजनेस जो होता है उसका सिर्फ एक यही एम नहीं होता है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का यही एम नहीं होता है कि वो जब किसी भी बिजनेस में जब भी आप किसी भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, किसी भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो उस बिज़नेस का सोसाइटी के प्रति भी कोई एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, सोसाइटी को भी उसे देखना पड़ता है। तो उस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे वो कीवर्ड आ जाता है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो हम लोग के सोसाइटी के वेलफेयर को भी देखना पड़ता है, और उसका मैक्सिमाइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जब तक हम किसी भी रिसोर्सेज के बेस्ट यूज़ नहीं पहचान लेते, उसका बेस्ट एलोकेशन, उसका बेस्ट जो यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसे नहीं पहचान लेते किसी भी रिसोर्सेज का, कोई भी रिसोर्सेज के, तो हम उस सोसाइटी के प्रति, हम उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है, हम उसे हाई और इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी से ही रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब तक
हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं तो उसका सिर्फ अपने लिए ही अपना ही यूज़ नहीं होता है, बल्कि कंट्री के लिए भी कोई उसका दायित्व होता है, या कह सकते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसका जो होता है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं, वो डिटरमाइन करती है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ये हमारा की पॉइंट है, की वर्ड है कि दीज एक्टिविटी डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं अमेरिका जो है एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो हम लोग उसे डेवलप्ड कैसे कहते हैं? क्योंकि जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक लार्ज स्केल पे, ग्लोबलाइज स्केल पे बहुत ही हायर क्वालिटी की है। तो उससे क्या होता है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री का, अमेरिका का, डिसाइड हो जाता है कि वो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री इसलिए बनी है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसके दो एम्स हैं। एक तो पर्सनल, जो उनका जो पर्सनल एजेंडा होता है फॉर अर्निंग मनी, प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट को अर्न करना, और सोसाइटी को जो है साथ में लेकर चलना, सोसाइटी का वेलफेयर। तो वो दोनों साथ में लेकर जो भी बिजनेस है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन दोनों पॉइंट्स को साथ में लेकर की जाए, वो जो होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सक्सेसफुल होती हैं, और उससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स हैं वो जो होता है इम्प्रूव होता है फ्रेंड्स। ओके, अब लीगल एंड वैलिड, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जब तक किसी भी कंट्री, आपके किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए, जब तक वो एक्टिविटीज़ जो होती हैं लीगली वैलिड नहीं होंगी, वो एक्टिविटीज़, आप उस एक्टिविटीज़ में आप मतलब अगर आप उस एक्टिविटीज़ की कोई रेपुटेशन नहीं है, अगर वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली व्हेन दे आर लॉफुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये की पॉइंट है, व्हेन दे आर लॉफुल ओनली देन दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ सच एज गैम्बलिंग, ठीक है, आपने किसी की गैम्बलिंग में या ब्लैक मार्केटिंग में हेल्प करी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, और वो हर कंट्री में वो एक क्राइम ही होता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं दीज आर अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, देयरफॉर दीज आर नॉट कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसमें आप कुछ की पॉइंट्स मिल गए। दे आर लॉफुल ओनली देन दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज गैम्बलिंग आर नॉट, गैम्बलिंग, थेफ्ट, डकैती आप सारे लिख सकते हैं, आर अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो होते हैं ये सोसाइटी को उठाने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के क्या बोलते हैं एक तरह से डिग्रेडेशन के लिए बनी होती हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को अपोज्ड होती हैं, इसलिए इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहा जा सकता। ओके फ्रेंड्स, और सोशली डिज़ायरेबल, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिज़ायरेबल फॉर सोसाइटी। हमने कहा था कि ये जो होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करती है। तो अगर ये एक्टिविटीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगी तो इस सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाती है। अगर ये एक्टिविटीज़ सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाती है तो ये सोसाइटी इन एक्टिविटीज़ को डिज़ायर करती है, वो चाहती है कि इन एक्टिविटीज़ को और अंडरटेक किया जाए। तो इसलिए दे आर डिज़ायरेबल फॉर सोसाइटी। Society wants these activities to be undertaken by business organization or several other fields, several other sectors. तो इन एक्टिविटीज़ को जब सोसाइटी चाहती है कि अंडरटेक हो तो सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन पर ये एक्टिविटीज़, एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए इन एक्टिविटीज़ को बनाना चाहिए।
पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए जब इन एक्टिविटीज़ के नॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, और इन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 7 पॉइंट हो गए। अब इसमें जो है हम लोग के मेन पॉइंट जो है, ये जो हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें मेन पॉइंट जो है वो फर्स्ट 6 हैं। लास्ट वाला को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत छोटा है, और जो ऊपर के 5 पॉइंट्स हैं, लास्ट वाला और ये 4th वाला, 3rd वाला, ये छोटा है क्योंकि रैशनल यूज़ में भी ये कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज का पॉइंट आ जा रहा है। तो आप कोशिश करिएगा 1st, 2nd, 4th, 5th और ये लीगली वैलिड वाला पॉइंट याद करने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट छोटा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट ये बताता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं, जैसे मैंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था उसके साथ आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट पे आपको डाउट है, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। ये आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये 5 मार्क्स में आता ही आता है। तो इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में या क्लास 11th में भी मैं बता दूं, जो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं वो ये चैप्टर होता है और ये पॉइंट्स फिर से आते हैं। तो इन पॉइंट्स को ऐसे याद कर ले कि क्लास 11th में आपको बस आपके दिमाग में ये बैठा रहे। और जो ये पॉइंट्स हैं इनमें कीवर्ड्स मस्ट है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।